कृषक बंधुओं, समाधान एग्रो इन्फोटेक लिमिटेड राऊ जिला इंदौर की ओर से संतरे की खेती के बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी, तकनीकी जानकारी निम्नलिखित बिंदुओं पर समाधान एग्रो इन्फोटेक और हमारे वेंडर से जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी जाएगी। इसमें सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं महत्वपूर्ण आर्थिक समीक्षा। सामान्य जानकारी के रूप में जो संतरा है ये एक नंबू वर्गीय फसल है और एक बहुवर्षीय पेड़ है। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होती है। दूसरे पोषक तत्व भी बहुतायक रूप से इसमें पाए जाते हैं। संतरे का उपयोग जो है फल के खाने में, रस और इसका जो छिलका है उससे तेल निकाला जाता है और इसका छिलका जो होता है उसके में भी औषधि गुण पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में संतरे की जो खेती है वो मुख्यतः संतरे की खेती जो पहले शुरू हुई मध्य प्रदेश में वो शुरू हुई है छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना, सोनसर, बैतूल, होशंगाबाद, शाहजहांपुर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर एवं राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा संतरे की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर जो जिला है उसमें संतरे की खेती होती है। भोपाल, नीमच, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर एवं राजगढ़ इन जिलों में संतरे की खेती काफी अच्छी की जाती है और 17,409 हेक्टेयर के अंदर में संतरे की खेती 17,409 एकड़ के अंदर में संतरे की खेती होती है और इसमें मात्र जो छिंदवाड़ा है वो 9,312 एकड़ के अंदर में संतरे की खेती की जाती है। संतरे का जो औसतन उत्पादन है वो 50 क्विंटल जो आता है, एक एकड़ में 50 क्विंटल के आसपास इसका उत्पादन आता है। संतरे के लिए अच्छे जल निकास वाली मिट्टी चाहिए। बलुई, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी और दूसरा मध्यम काली मिट्टी में भी संतरे की खेती की जा सकती है। संतरे का जो पीएच मान वही है जितने भी नींबू वर्गीय पौधे हैं, रूटेसी फैमिली के जितने भी हमारे जो फलदार वृक्ष हैं उन सब में जो पीएच मान है 5.5 से 7.5 है। किस्म जो होती है नागपुरी संतरा, कुर्ग संतरा, सीडलेस, किन्नो जो होता है वो भी संतरे का एक रूप है जो कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अबोहर करके वहां पर इसकी खेती की जाती है, क्योंकि इस तरह के जो संतरा होता है उसमें कम तापमान की जरूरत होती है। ये सब ट्रॉपिकल जो हमारा एरिया है, समशीतोष्ण जो होता है जहां पर की सर्दी ज्यादा पड़ती है, जैसे पंजाब है, पंजाब के अबोहर में सर्दी बहुत पड़ती है, वहां पर संतरा जो है वो जो किन्नो जो संतरे का एक उसकी एक अलग स्पीसीज है उसमें किया जाता है। संतरा जो है वो 25 वर्ष तो कम से कम है, अधिक से अधिक संतरा जो है वो 30, 40, 45, 50 साल तक वर्ष तक संतरे का पौधा जीवित रहता है। 112 पौधे जो है इसमें कुल आते हैं जो कि 6 बाय 6 मीटर के ऊपर संतरा लगाया जाता है। बात आती है हमारी जलवायु एवं तापमान की। हम देखेंगे कि फलों को पकने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। संतरे का 2 बार बाहर ले जाता है, एक अम्बे बहार और एक होता है आपका हस्तबहार। 2 बहार जो होती है वो संतरे में ली जाती है। दूसरा इसके लिए जो वृद्धि होती है 25 से 30 डिग्री, जमीन का तापमान पौधे की जड़ विकास के लिए काफी अच्छा होता है। अब आती है हमारी जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी। 2 बार जो है इसका पौधा मतलब पहले नर्सरी में पौधा तैयार किया जाता है, ठीक 1 साल के बाद इसको खेत में हम प्रत्यारोपित करते हैं। जितने भी नींबू वर्गीय पौधे हैं वो 1 साल बाद करते हैं। नींबू भी, मौसम्बी भी, संतरा भी, किन्नो भी, जैक फ्रूट भी, जितने भी हमारे जो वो हैं वो सारे के सारे, ग्रेप फ्रूट जो होता है वो भी संतरा नींबू वर्गीय में ही आता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग 1 बाय 1 का मिश्रण मिलाते हैं, बालू रेत, जैविक खाद और मिट्टी। जैविक खाद में हम वर्मी खाद भी ले सकते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और इसको 60 सेंटीमीटर जो है 30 बाय 60 पे इसको बीज को लगाया जाता है। पॉलीथीन बैग में लगाकर दूसरी नर्सरी में रख दिया जाता है। 1 वर्ष के होने पर हम इनको क्या करते हैं, प्रत्यारोपित कर लेते हैं। बात आती है उत्पादन बढ़ाने की। जब जायद और रबी की फसल कट जाती है गहरी जुताई करना जरूरी है। मिट्टी परीक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है। मिट्टी इसमें निकालना है तो 9 इंच से हमको मिट्टी निकालना है। अच्छी प्रजाति का चुनाव करना है। खास करके जो रूट स्टॉक होता है वो बहुत ही स्वस्थ रूट स्टॉक का चुनाव करना है, नहीं तो संतरे में बाग के बागों में मर रोग या फाइटोप्थोरा की बीमारी फैल जाती है। उसके बाद में आता है कि ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से आजकल संतरे की खेती कर रहे हैं। पानी का प्रबंधन अनिवार्य रूप से टपक सिंचाई से ही करना है।
पानी नियमित रूप से देना है। जब हम टपक सिंचाई लगा रहे हैं तो इसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष में उसकी कैनोपी के अनुसार हम उसमें घुलनशील खाद या जल विलेय खाद को ड्रिप सिंचाई के द्वारा वेंचुरी या टैंक उपकरण से दें। व्याधि प्रबंधन करें, इसमें दोनों करना है, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन को अपनाना है, जिससे हम लागत इसमें कम से कम करें और मुनाफा अधिक से अधिक लें। संतरे में पौधरोपण विधि जो होती है 6 बाय 6 मीटर के ऊपर, 6 मीटर बाय 6 मीटर, मतलब पौधे से पौधे की दूरी 6, कतार से कतार की दूरी 6, और जब वो ड्रिपर लगाएंगे वो 8 लीटर का होता है 4 बाय 4 पे, मतलब 4 लीटर का ड्रिपर 6 इंच की दूरी पर और 4 लीटर इधर, मतलब दोनों तरफ 6-6 इंच की दूरी पर 2 ड्रिपर लगाएंगे। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो लूप सिस्टम भी करते हैं। लूप सिस्टम का मतलब एक लूप के अंदर में 8-8 लीटर की 4 या 5 ड्रिपर लगा देते हैं, तो 8 पंजे 40 लीटर जो पानी है, मतलब संतरे को 2 या 3 घंटे ही हमको पानी देना पड़ेगा ड्रिप सिंचाई से। खरपतवार प्रबंधन पारंपरिक, यांत्रिक, रासायनिक विधि, इसीलिए कोई भी ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हमको बीच में नहीं लेना जिससे ज्यादा घास होती है, जैसे मक्का है, ज्वार है, गेहूं, इनको नहीं लगाना है। बाकी सब फसल हम इसमें लगा सकते हैं। फ्लूक्लोरेलिन डालें जब हमने संतरा नहीं लगाया हुआ। जब हम पौधरोपण जब करते हैं उसके पहले पेंडेमिथालिन भी हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे खरपतवार नियंत्रित हो सके। बात करते हैं कीट एवं व्याधि प्रबंधन की। संतरे में मिलीबग भी आता है, उसके लिए नीम ऑयल, मोबिल ऑयल जो है वो नीचे तने के ऊपर लगा दें हम लोग। कार्बोसल्फान और जितनी दवाइयां शाम के समय स्प्रे करें। माहू संतरे में आता है जब मौसम कसने लगता है, हवाएं चलने लगती है, तब नीम ऑयल, इमिडियाक्लोप्रिड और थियामिथेक्सेन, ये 3 जो दवाइयां अनुशंसित की गई है ये हमको उपयोग करना। लेकिन नीम तेल का जो उपयोग है वो हर 20-20 दिन, 25-25 दिन, महीने में एक बार हमको संतरे में नीम ऑयल का उपयोग करते रहना है। बात आती है हमारी लाल मकड़ी की। जैसे नींबू में आया था लाल मकड़ी, ऐसे इसमें भी आता है। इसके लिए इथियोन है, स्पेरोसिफेन है, प्रोपरगाइड है। स्पेरोमेसिफेन, इथियोन और प्रोपरगाइड, ये 3 दवाइयां रेकमेंड की गई हैं। जब लक्षण इस तरह के लक्षण दिखते हैं, इसके लिए हमको नीम ऑयल का भी छिड़काव करते रहना है। फल मक्खी जो होती है उसके लिए फ्रूट ट्रैप लगाना है हमको, 5 फ्रूट ट्रैप, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फेरोमोन ट्रैप भी लगाना है और फ्रूट ट्रैप भी लगाना है। डायमिथोएट, मेलाथियन का छिड़काव फल मक्खी के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। थ्रिप्स जो होती है उसका प्रकोप शुरू में मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब संतरा आता है तो उसके बाद जो इस तरह के जो धब्बे दिख रहे हैं ये थ्रिप्स से आते हैं। वो खुरेदते हैं, देखिए खुरेदा हुआ जहां दिखेगा वहां मतलब थ्रिप्स का अटैक है। जब रस चूसने वाला दिखता है मतलब माहू का, सफेद मच्छर का जब प्रकोप आता है तो रस चूसने के से बड़े बड़े छिट्टे पड़ जाते हैं। लेकिन जब थ्रिप्स का प्रकोप होता है तो इस तरह के आपको लक्षण दिखाई देते हैं। सिट्रस सीला, ये जो सिट्रस सीला है ये इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड, डायमिथोएट और एसीपेट का छिड़काव करें। बारकीटीन कैटरपिलर जो पूरे तने को खा जाता है, उसके लिए कार्बोसल्फान, पेट्रोल या केरोसिन में डाइक्लोरोवास जो है DDVP जो उसको ले करके उसको हम अंदर डाल के उसको बाहर से हम बंद कर देते हैं। सिट्रस बटरफ्लाई, ये बहुत खतरनाक कीट है इसके लिए हमको हाथ से उठाकर उसको हम हैंड पिकिंग भी करके नष्ट कर सकते हैं, स्काउटिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम इसमें जो बटरफ्लाई जो है उसके लिए फेरोमोन ट्रैप लगाए 5, और इसका जो दवाई है वो दवाई में आपका एवामेक्टिन बेंजोएट, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड को जो मिला जुला कॉम्बिनेशन है वो डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें जो साइपरमेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन का भी हम छिड़काव कर सकते हैं, क्लोरोपायरिफॉस का कर सकते हैं। जो भी हमारी जो काटने वाले कीट के लिए दवाइयां हैं उनका उपयोग हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन फेरोमोन ट्रैप अनिवार्य रूप से लगाना है। लीफ माइनर जो होता है ये सुरंग बनाती है, इसके लिए बायो 303 सबसे अच्छी दवा, एवामेक्टिन बेंजोएट, क्लोरंट्रिप्रोल, ये 3 दवाइयां जो रेकमेंड की गई हैं उसको हमको छिड़काव करना है। स्केल कीट जो होती है, स्केल कीट जो होती है ये लड़ी की लड़ी आपको मिलेगी। इसके लिए नीम ऑयल है, घुलनशील सल्फर, इसमें बहुत अच्छा काम करता है, मेलाथियन और कार्बरिल। बात आती है ड्राई रूट रॉट की, ये वहां आता है जहां पर की बहुत गर्मी, जैसे छिंदवाड़ा है, सोनसर है, इस क्षेत्र में पांडुरना में सबसे ज्यादा पांडुरना में गमोसिस की शिकायत देखी गई। इसमें गोंद निकलते रहता है और ये जो गोंद है वो डिप्लोडिया नाम का एक फंगस होता है उसके कारण निकलता है। इसके लिए क्या करना है हमको, फॉस्फेटाइल जो है उसको हमको इसे पूरे तने के ऊपर छेद करना है, छेद करके उसके बाद हम उसमें सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दवाई भी अंदर भर के बाहर से उसे पैक कर दें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, मेटलेक्सिलिन का स्प्रे करें।
पाउडरी मिल्ड्यू भभूतिया रोग भी इसमें आता है जब ठंड पड़ने लगती है। माइक्लोब्यूटाइल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, घुलनशील सल्फर। सूटी मोल्ड जो होता है ये खास करके अगस्त सितंबर महीने में जब हॉपर आता है, प्लांट हॉपर, वो प्लांट हॉपर जो होता है उसके कारण ये सूटी मोल्ड मतलब उसका स्त्राव छोड़ देता है, इससे वायरस फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बात आती है हमारी मोज़ेक वायरस की। ये माहू जो होता है, रस चूसक कीट होते हैं माहू, उनके कारण ये बीमारी फैलाने का काम वही करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको उसको नष्ट करना जरूरी है। सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरियल रोग है, ये फलों पे सबसे ज्यादा फलों की क्वालिटी को पूरी तरह से क्षीण कर देता है। इसके लिए अगर एक भी धब्बा हमको दिखता है तो हमें बैक्टीरियानाशी और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ट्रू ब्रोमोन 2 नाइट्रो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये जितनी दवाइयां रेकमेंड की गई हैं इनका हमें जो लक्षण दिखते से ही हमें इसका छिड़काव कर देना है। बात आती है सिट्रस ग्रीनिंग की। सिट्रस ग्रीनिंग एक साइनेलिड्स करके एक वायरस आता है, साइनेलिड्स एक कीड़ा होता है जो कि इसको सिट्रस ग्रीनिंग को फैलाता है। और ये जो साइनेलिड्स है इसके कारण ये बीमारी सिट्रस ग्रीनिंग आती है। इसके अंदर जो फल होता है वो एकदम कर्रा पड़ जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, जिसमें गुणवत्ता पूरी तौर से खत्म हो जाती है। इसके लिए टेट्रासाइक्लिन, इमिडाक्लोप्रिड, डाइमिथोएट दिखते से ही इसका जो है छिड़काव करना जरूरी है। सिट्रस स्कैब, ये जो स्कैब बीमारी होती है, क्लोरोथायनिल, डेफेकोनाजोल, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इनका स्प्रे आपको करना है। और पोटाश युक्त फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग करें, जैसे पोटाश सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटेशियम हाइड्रोलाइजेट है, इनको भी हम इसकी प्रतिरोधक क्षमता को कायम रखने के लिए और क्वालिटी खराब ना हो इसके लिए पोटाश युक्त खादों का सबसे ज्यादा हमको उपयोग करना है। ड्रिप सिंचाई के लिए समय तालिका दिखाई गई है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अभी जैसे हमने देखा गया कि हमको जब इधर का फल लेना है ठंड वाला, तो हम क्या करते हैं कि अप्रैल मई में इसको तान दे देते हैं, उधर वो फूल पकड़ता है। अगर हमको इधर फल लेना है, गर्मी में हमको बाहर लेनी है, अम्बे बाहर लेनी है, तो हम क्या करेंगे, जब अम्बे बाहर लेने तो नवंबर दिसंबर में हम इसको पानी नहीं देंगे, पत्तियां झड़ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पानी देंगे तो ये फरवरी में फूल पकड़ेगा, फरवरी में इसकी फ्लावरिंग आएगी और फ्लावरिंग आने के बाद ये फ्रूटिंग शुरू कर देता है। गर्मी में हमको फ्रूट मिलने लग जाते हैं, जिसको हम अम्बे बाहर बोलते हैं। पोषण प्रबंधन, जो आधार खाद दिखाई गई है, पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट, नीम खली, बोरेक, ये जो जैविक खाद है ये हम पहले ही बना के रख लिया हमने, उसका मिश्रण लेना है। ये जितनी भी खाद है उसको उसमें मिला लेना है और उसको जो है हम क्या करेंगे, प्रति पिट डाल देंगे और पिट में डालने के बाद उसको खुला छोड़ेंगे, भर देंगे उसको पिट को और फिर पौधे को उसमें लगा देंगे। बात आती है हमारी रिफर्टिगेशन की। पहले वर्ष में क्या खाद देना है, दूसरे में क्या देना है, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, कि 2 बार हमको साल में इसको खाद देना है। दूसरे वर्ष में तो जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक, ये खाद हमको देना है, यूरिया और सफेद पोटाश, बस। बात आती है हमारी 5वें वर्ष के लिए, इसके अंदर में जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, और उसके बाद में 5 साल के जो पुराने वृक्ष के लिए ये जो खाद दी गई है, एक सप्ताह में ये, दूसरे में ये, तीसरे में, इस तरह से जो 19-19-19 13-0-45 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट, जिसमें 17.5% सल्फर की मात्रा होती है। ये जो खाद है इनको एक साथ मिला सकते हैं, फास्फोरिक एसिड, सफेद पोटाश, मैग्नीशियम सल्फेट, इनको सबको मिला लो, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट को इनके साथ नहीं मिलाना है। परनी छिड़काव भी कर सकते हैं, जब 19-19-19 से साल में 2 बार कर दिया, 13-40-13 जब फूल शुरू हुए जब कर दिया, जब फूल शुरू हो जाए तब 13-40-13। 52-34 जो है फूल के पहले, जब वृद्धि अवस्था से फूलों पे जाती है तब उनको 52-34 का, जब फूल आ गए तो 13-40-13 का, और जब फल जो है वो थोड़े बड़े आकार के होने लगे तो क्या करना है, पोटेशियम नाइट्रेट का हमको, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान, ये दवाइयों का भी हम परनी छिड़काव कर सकते हैं। बात आती है हमारी जो परंपरागत पद्धति, उन्नत शक्ति में पानी की बचत है, खाद की बचत है, ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों में कमी है, बेहतर गुणवत्ता और उत्पादनात्मक और श्रम लागत भी कम से कम इसमें लगती है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। समय पर सिंचाई करना चाहिए, कटाई छटाई बहुत जरूरी है संतरे में। जब भी हम बाहर ले रहे हैं, जब हम तान पे देते हैं, जब फसल तान पे होगी तभी इसकी छटाई करना है, क्योंकि उस समय जब हमने उसको पानी बंद कर दिया है तो पत्ती अपने यहाँ झड़ना शुरू हो जाती है, उस समय हमको इसकी छटाई करना है, ना कि बाहर के टाइम इसकी छटाई करना। बाहर हो तब छटाई नहीं करना है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं,
कुछ जैसे पोटेशियम सल्फेट है, DAP है, ये सब हम छिड़काव भी कर सकते हैं पत्ती झड़ने के बाद। जब पानी शुरू करेंगे तो जब पानी मिलेगा तो अपने आप जो है वो फूल फूटना शुरू हो जाएंगे। इस समय हमको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कम से कम देना है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा देना है जब हमारे फूल शुरू हो जाएं। चने को किसी प्रकार की जड़ को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, जल भराव बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए हम ड्रिप सिंचाई लगा रहे हैं कि जल भराव ना होगा। जल भर गया तो मर रोग आ जाएगा, जड़ गलन शुरू हो जाएगी और तने बाग का बाग जो है वो बैठना की संभावना बढ़ जाती। अंतर्वर्ती फसल हम 3 साल तक इसमें ले सकते हैं, जो भी अंतर्वर्ती फसलें वो आप इसमें ले सकते हो। जैसे आपकी सोयाबीन है, मूंग है, उड़द है, सब्जियां हैं, मेथी है, पालक है, अदरक, हल्दी। अगर हल्की भूमि है, बलुई भूमि है तो उसमें अदरक हल्दी की खेती भी हम संतरे के बीच में कर सकते हैं। अब हम आर्थिक समीक्षा देखें तो लागत जो है इसकी 43,000 रुपये आई उन्नत खेती में और अतिरिक्त खर्च में 47,000 रुपये। परंपरागत खेती में देखते तो 21,500 रुपये और अगर हम खर्चा 10% जोड़ते तो 23,650 रुपये। अब आय का अगर हम ब्यौरा करें तो हमने जो परंपरागत खेती है उसमें हम देखेंगे तो हमें जो कुल आय जो शुद्ध आय प्राप्त हुई है वो 51,350 रुपये है। उन्नत खेती से जो आय प्राप्त होती है वो 1,02,700 रुपये। बाग का बाग हम दे देते हैं किसी को, लेकिन देख रेख हमको करना है, वो सिर्फ हमसे खरीद के ले जाएगा खेत से। लेकिन हमें क्या करना है, जितने भी हमारे जो तौर तरीके हमने बताए हैं, जो वैज्ञानिक खेती जो बताई गई, जो उन्नत तकनीक बताई गई है, उनको शुरुआत से लेकर आखिरी तक क्रमवार अपनाना है। उसी को हम प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब इसके बाद जो उत्पादन है वो भी ज्यादा दोड़ा उत्पादन हमको उसके अंदर में मिलता है। हम इसको अंतर्वर्ती फसल के रूप में आपको बताया हमने, जितनी भी फसलें हैं, जितनी भी सब्जियां हम इसमें लगा सकते हैं, जिससे जब संतरे का फल कितने साल में शुरू होता है संतरा, 4 साल के बाद। 5वें साल में पहला प्रोडक्शन आता है संतरे, 5वें साल में, चौथे से और 5वें साल में। 5वें साल के बाद फिर संतरा शुरू हो जाता है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 8वें साल में और अच्छा उत्पादन आता है। सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन आता है 10वें और 11वें साल। उसके बाद फिर धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि उत्पादन नहीं आएगा, जैसा हम प्रबंधन करेंगे उस हिसाब से हमको इसका उत्पादन मिलता जाएगा। कटाई छटाई समय पे करना है, समय पे खाद देना है, पानी देना है, संतुलन पानी का, खाद का, दवाई का सबका रखना है। यही बातें करी हमने किसके माध्यम से, फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन। किसान भाइयों, जो हमारे जो वेंडर्स हैं उनके माध्यम से जो हमारे कृषक बंधु लोग जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इसको ज्यादा ज्यादा डाउनलोड करें फार्म सिग्मा को प्ले स्टोर में जाके। हालांकि हमारे बार कोड है, कोई तकलीफ नहीं है, बार कोड से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। खुद किसान भाई घर बैठे बैठे सारी तकनीक उसी से देख सकते हैं। फसलों की जानकारी है, पूर्वानुमान है, मंडी अपडेट्स हैं, मिट्टी परीक्षण की आप रिपोर्ट भेजिए, वीडियो भेजिए, हम आपको जो है फसलों की वीडियो देख के, फसल देख करके उससे हम आपको जानकारियां देते रहते हैं। तो ऐसे ही अच्छी खेती करिए, अच्छा आय को, अपनी आय को दुगना करिए और साथ साथ हमने पशुपालन भी हमको खेती के साथ साथ करना जरूरी, जिससे हम ऑर्गेनिक खेती, गोबर है, ताजा गोबर है, गौमूत्र है, कहीं ऐसे जीवामृत हमको बनाना है, तो हम अगर पशुपालन करेंगे तो कृषि के साथ साथ में आय की आय अर्जित होगी। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।